वीडियो से पहले आज का मोटिवेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन ये है, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। हेलो एवरीबॉडी। तो हम कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स से टॉप 100 क्वेश्चन। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक देखा था। अब पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक चलेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास ये है, रेट ऑफ व्हिच रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कौन से टाइप का रिएक्शन अगर आप लोगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। किसी को भी आप कोई भी रिएक्शन ले लो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये सबको पता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ऑप्शन दे रखे हैं ऑफ एनी, ऑफ एक्सोथर्मिक, ऑफ एंडोथर्मिक, ऑफ नॉन। तो भाई एक्सोथर्मिक हो या फिर एंडोथर्मिक हो, कोई भी रिएक्शन हो उसमें टेम्परेचर बढ़ाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सिलेक्ट the law that corresponds to the data shown for the following reaction 2a plus b gives c plus d। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एक मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। अब इसमें आपको 4 एक्सपेरिमेंट दे रखा है, उसमें ए का कंसेंट्रेशन, बी का कंसेंट्रेशन और हर एक्सपेरिमेंट में इनिशियल रेट कितना था वो भी दे रखा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक क्या था, मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, किसी भी एक रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, 2 एक्सपेरिमेंट ऐसा पकड़ो जिसमें कंसेंट्रेशन क्या हो, इक्वल हो। पकड़ लो, हम पकड़ लेते हैं ए का कंसेंट्रेशन। तो ए का कंसेंट्रेशन ऐसा 2 एक्सपेरिमेंट पकड़ो जिसमें इक्वल हो। तो ए का कंसेंट्रेशन यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एक्सपेरिमेंट नंबर 3 लेंगे तो यहाँ पर ए का कंसेंट्रेशन इक्वल रह जाएगा। तो ये मतलब अनचेंज रहा, ए का कंसेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट 2 में जितना था एक्सपेरिमेंट 3 में उतना ही रहा। अब उसी एक्सपेरिमेंट में बी का कंसेंट्रेशन देखोगे कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। तो बी का कंसेंट्रेशन जब डबल हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स हो रहा है, ये 9 × 10⁻² था, बन गया 3.6 × 10⁻1। तो मतलब ये 36 × 10⁻² है। तो मतलब ये कितना बन गया, 9 का 4 टाइम्स बन गया, ठीक है। जब आप ए का कंसेंट्रेशन अनचेंज रखते हो, बी का कंसेंट्रेशन डबल करते हो, तो इनिशियल रेट क्या हो रहा है, 4 टाइम्स। तो बी का कंसेंट्रेशन डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो रहा है। तो बी का कंसेंट्रेशन टू दी पावर क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि इसको डबल करोगे तो 4 टाइम्स आएगा। तो ऑब्वियसली 2 बी का टू दी पावर 2 होगा, तो 2 डबल करने से 2 का स्क्वायर होकर 4 टाइम्स आ जाएगा ये। तो मतलब बी टू दी पावर क्या आ जाएगा, 2। तो बी टू दी पावर 2 मतलब ये, ठीक है। अब ए का देख लेते हैं। तो ए का देखने के लिए बी का कंसेंट्रेशन इक्वल ले लेते हैं। अब बी का कंसेंट्रेशन इक्वल आ जाएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 4। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में बी का कंसेंट्रेशन 0.1 ए का कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, 0.1 से 0.4 हो रहा है। तो मतलब 4 टाइम्स हो रहा है, 0.1 से 0.4 मतलब 4 टाइम्स हो गया। तो 4 टाइम्स अब ये हो रहा है, रेट कितना टाइम्स हो रहा है, 7.5 × 10⁻³ से ये बन गया 3 × 10⁻²। तो 7.5 × 10⁻³ से 3 बन गया, मतलब ये अगर -2 को -3 करोगे 13 × 10⁻³ आ जाएगा। तो मतलब ये भी 4 टाइम्स हो रहा है। तो ए का कंसेंट्रेशन जब 4 टाइम्स करोगे, बी का कंसेंट्रेशन को इक्वल रख के रेट क्या हो रहा है, वही 4 टाइम्स हो रहा है। तो ये 4 टाइम्स होने से ये 4 टाइम्स हो रहा है। तो इसका मतलब ए टू दी पावर क्या है, 1। तो ए टू दी पावर 1 आ जाएगा, बी टू दी पावर 2 आ जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा सा बारीकी से देखना होता है कि एक्चुअली किस टाइप का डिपेंडेंसी रहता है। एक ही कंसेंट्रेशन टर्म आप लेना, उसको इक्वल कर देना। मतलब दो ऐसा एक्सपेरिमेंट आप पकड़ना जिसमें कंसेंट्रेशन क्या हो, इक्वल हो। फिर दूसरे को आप क्या करोगे, कंपैरिजन करके आप उसका निकाल सकते हो कि ऑर्डर उस रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था। इस तरह का और 1-2 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको, जिससे क्या होगा कि आपका इस टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप 1-2 बार ट्राई भी कीजिए, अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। चलिए नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 28। 28 दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेट लॉ हैज एन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ 0.5 फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग सब्सटेंसेस XYZ, ठीक है। उसमें पूछा ये एम्स
93 का क्वेश्चन है, 1993 में ये आया था क्वेश्चन। उसमें पूछा है कि इसमें से कौन किस ऑप्शन में ओवरऑल ऑर्डर जो आएगा वो 0.5 है। ओवरऑल ऑर्डर जो आता है वो रेट लॉ में जितने पावर होते हैं एक्सपोनेंशियल पावर उसका सम लेते हैं, तो इसमें एक्सपोनेंशियल पावर का सम लोगे 3 आ जाएगा, 0.5 0.5 0.5 1.5 0.5 माइनस 1 0.5 0, तो ये आ जाएगा टोटल 0.5। हमें वही पूछा है कि ओवरऑल 0.5 किस में आएगा, तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका। देखिए ये जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसका पीडीएफ जो ये मतलब हैंड रिटन जो भी मैंने क्वेश्चन लिखा है इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पीडीएफ इसका भी ले सकते हो। ठीक, नेक्स्ट आ जाएगा द केमिकल रिएक्शन 2O3 gives 3O2 proceeds as follows। O3 gives O2 plus O, ये फर्स्ट रिएक्शन है। O3 O plus O3 gives 2O2, ये स्लो प्रोसेस है। रेट लॉ एक्सप्रेशन शुड बी, तो इसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी होता है लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना भी पड़ता है। देखिए क्वेश्चन हमने क्या, क्वेश्चन हमको प्रोवाइड किया कि O3 gives O2 plus O, और ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अब ये हो गया आपका फर्स्ट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट आपको पूछा कि O plus O3 gives 2O2। ओके, तो ये आ जाएगा आपका स्लो रिएक्शन। तो जो भी आपका स्लो रिएक्शन होता है, जो भी आपका स्लो रिएक्शन होता है वही क्या होता है, आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो ये स्टेप बन जाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो मतलब ये है इसका कि इसी स्टेप से आपको रेट पता चलेगा। तो इस स्टेप से रेट अगर देखोगे तो रेट इज इक्वल, तो यहाँ पे स्लो स्टेप ये है O plus O3 gives 2O2, तो यहाँ से हम देखेंगे तो R इज इक्वल टू K इंटू O का कंसेंट्रेशन इंटू O3 का कंसेंट्रेशन। लेकिन रेट लॉ का एक रूल होती है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट क्या है, O3 है। देखिए यहाँ पर रिएक्शन में O3 गिव्स 3O2, तो O3 जो है वो रिएक्टेंट है, ये O जो है वो इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट का कंसेंट्रेशन हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो इस इंटरमीडिएट को कंसेंट्रेशन को हम हटाएंगे। अब इंटरमीडिएट को कंसेंट्रेशन को कैसे हटाएंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर एक दूसरा स्टेप दे रखा है कि O3 plus O2, O3 gives O2 plus O, तो ये क्या है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसका अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पकड़ लो K1, ठीक है, पकड़ लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1। तो यहाँ से K1 क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा K1 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का आ गया O2 का कंसेंट्रेशन इंटू O का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई O3। तो यहाँ से आपको O का कंसेंट्रेशन मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू K1 इंटू O3 का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई O2 का कंसेंट्रेशन। अब इस वैल्यू को इधर पुट अप करना है, तो K इंटू O का कंसेंट्रेशन आपने निकाला K3, K1 इंटू O3 डिवाइडेड बाई O2 का कंसेंट्रेशन इंटू आ जाएगा O3 का कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब K इंटू K1, तो ये बन जाएगा आपका एक, मतलब K कांस्टेंट है, K1 भी क्या है, कांस्टेंट है। तो K कांस्टेंट, K1 कांस्टेंट, उसको एक बड़ा सा कांस्टेंट ले लेते हैं, ये आ जाएगा O3 इंटू O3 दैट इज इक्वल टू O3 का कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। O2 नीचे है, ऊपर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू बन जाएगा K1 इंटू O3 का स्क्वायर इंटू O2 टू द पावर -1। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ये टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि द केमिकल रिएक्शन 2O3 गिव्स 3O2 प्रोसीड्स एज फॉलोज। इस तरीके से प्रोसीड हो रहा है। एक्चुअली रिएक्टेंट है O3, प्रोडक्ट बना है ऑक्सीजन, लेकिन जब रिएक्शन हो रहा है दो स्टेप में हो रहा है। O3 पहले बना रहा है ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहा है प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बना रहा है, फिर उसके बाद नेसेंट ऑक्सीजन जाके O3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, वो O2 बना रहा है। ठीक है, तो ये दो स्टेप है। अब इसको सॉल्व करने की क्या तरीका है, हमारे पास आगे दो स्टेप में जो हो गया आपका स्लो स्टेप, उसी से आप रेट लिखोगे, क्योंकि वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो
तो यहाँ से आर आ जाएगा K इंटू ओ का कंसेंट्रेशन इंटू O3 का कंसेंट्रेशन, लेकिन वो हमारा रिएक्टेंट नहीं है, वो हमारा इंटरमीडिएट है। हम रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन यूज करते हैं, इंटरमीडिएट का कंसेंट्रेशन यूज नहीं करते हैं रेट एक्सप्रेशन लिखने में, ठीक है। तो यहाँ पे O का कंसेंट्रेशन O का कंसेंट्रेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा O3 के कंसेंट्रेशन में। तो यहाँ पे O3 का कंसेंट्रेशन हम लिखने के लिए कहाँ से आएंगे, फर्स्ट स्टेप जो दे रखा है O3 गिव्स O2 प्लस यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर K1 जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो K1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। यहाँ से O का कंसेंट्रेशन मिल गया, तो इस तरीके से आप R इज इक्वल टू K इंटू O3 का 2 इंटू O2 टू द पावर -1 ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर ए रिएक्शन R गिव्स P। तो यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, रिएक्टेंट R है, प्रोडक्ट क्या है आपका P इज गिवन बिलो। डेल्टा H फॉर द रिएक्शन कॉरेस्पॉन्ड टू द एनर्जी। डेल्टा H मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या एनर्जी, ये है रिएक्टेंट का एनर्जी, ये है प्रोडक्ट का एनर्जी। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी वही होता है डेल्टा H। तो यहाँ पर डेल्टा H इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, C। तो ये आ गया आपका C, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, द रेट कांस्टेंट K1 K2 फॉर टू डिफरेंट रिएक्शन आर 10 to the power 16 into e to the power minus 2000 by t and 10 to the power 15 into e to the power minus 1000 by t respectively. The temperature at which K1 is equals to K2। तो हमें पूछा है कि किस टेम्परेचर में K1 is equals to K2 होगा। तो यहाँ पर K1 और K2 का मतलब वैल्यू दे दिया, हमें पूछा कि K1 इक्वल्स टू K2 कब होगा। तो K1 इज इक्वल्स टू K2 चाहिए। K1 इज इक्वल टू क्या है, K1 इक्वल टू 10 to the power 16 into e to the power minus 2000 by t, ठीक है। अब K2 क्या है, 10 to the power 15 into e to the power minus 1000 divided by t। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 to the power 16 10 to the power 15 कट जाएगा, ये हो जाएगा 10 दैट इज इक्वल टू e, ये आ जाएगा minus 1000 by t। इसको इधर ले आओगे तो डिवाइडेड बाई -2000 डिवाइडेड बाई t। तो इम्प्लाइज दैट 10 इज इक्वल्स टू e टू द पावर -1000 बाई t प्लस आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई t। तो इम्प्लाइज दैट e इज इक्वल्स टू आपका बन जाएगा -1000, ये चला गया तो ये बच जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई t। अब e को सॉल्व करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, दोनों की साइड पर ln लेना पड़ेगा। तो ln ले लेते हैं, तो ln 10 इज इक्वल टू ln e ऑफ 1000 बाई टी। तो ln e मतलब वो कट गया, वो बच जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई टी। तो इम्प्लाइज दैट आपको क्या पूछा है, किस टेम्परेचर पर, तो t इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई ln 10। तो 1000 ln मतलब होता है 2.303 log 10। log 10 का वैल्यू क्या है 1। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 2.303 k। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन इतना ज्यादा कुछ प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी था। क्वेश्चन पूछा है कि द रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर टू डिफरेंट रिएक्शन आर 10 to the power 16 into e to the power minus 2000 by t and 10 to the power 15 into e to the power minus 1000 by t respectively. The temperature at which K1 equals to K2। कौन से टेम्परेचर पर आपका दोनों रेट कांस्टेंट बराबर होगा। तो हमारे पास दे दिया ऑलरेडी K1 is equals to K2। तो हमने K1 का वैल्यू डाला, K2 का वैल्यू डाला, फिर उसको सॉल्व कर दिया, T is equal to इतना आ गया, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप इसको और एक बार रिप्ले करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज EA, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा H, बोथ ऑफ दिस इन किलोजूल पर मोल, मिनिमम वैल्यू ऑफ EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी आपको पूछे। तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर अगर मैं एनर्जी लूँ और यहाँ पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लूँ, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट का एनर्जी से प्रोडक्ट का एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये होता है आपका रिएक्टेंट और ये होता है आपका प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट का एनर्जी और प्रोडक्ट का एनर्जी, ये आ जाएगा आपका डेल्टा H। रिएक्टेंट के पास जितना एनर्जी होता है ये होता है एवरेज एनर्जी। ये होता है आपका ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी बन जाएगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी। वो पूछ रहा है
For an endothermic reaction, energy of activation is EA. The enthalpy of reaction is delta H for both of these. Minimum value of EA कितना? तो EA का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? देखिए ये होता है डेल्टा H. जब ये रिएक्शन और ज्यादा ऐसा हो जाएगा, मतलब जब ये ग्राफ और ज्यादा ऊपर ऐसे चला जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी और बढ़ेगा, और ऊपर जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी और बढ़ेगा. जब ये नीचे आएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा, नीचे आएगा एक्टिवेशन. तो मिनिमम वैल्यू जो है वो डेल्टा H ही रहेगा. तो इससे डेल्टा H से तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, डेल्टा H नहीं होगा तो डेल्टा H से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ EA जो आ जाएगा मोर देन डेल्टा H. ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा. AIPMT 2010 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. आपको ग्राफ से देख के ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पर. क्वेश्चन नंबर 33 आपको पूछा है कि for the reaction N2O5 gives 2NO2 plus half O2, the value of rate of disappearance of N2O5 is given. Rate of disappearance of N2O5 पे आपको दे दिया. The rate of formation of NO2 and O2 कितना पूछा है? 2010 AIPMT का क्वेश्चन है. इजी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, रेट एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा. तो रेट एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2O5 का कंसेंट्रेशन that is equal to plus 1 by 2 d by dt of NO2 का कंसेंट्रेशन that is equal to, ये 1 by 2 देख रहे हैं, 1 by 1 by 2 हो जाएगा 2 into d by dt of ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन. ये आ गया आपका रेट एक्सप्रेशन. तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 आपको दे रखा है. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 मतलब ये है. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 आपको ऑलरेडी दे रखा है 6.25 into 10 to the power minus 3. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दैट इज इक्वल टू इतना. तो ये माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2O5 का कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 1 by 2 डी बाई डी टी ऑफ NO2 का कंसेंट्रेशन प्लस में. तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 that is equal to d by dt of NO2 का d by dt of NO2 का concentration that is equal to हो जाएगा 2 into d by minus d by dt of N2O5. तो d by dt of N2O5 हमको क्या दे रखा है 6.25 into 10 to the power minus 3. तो ये आ जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2. तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 जो आ जाएगा that is equal to, ये आपका बन जाएगा 12.5 into 10 to the power minus 3. तो जब इसको करोगे आप 1.25 इंटू 10 to the power minus 2, तो ये बन गया आपका 1.25 इंटू 10 to the power minus 2. अब आपको नेक्स्ट चाहिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन ये बन जाएगा, इधर 2 है तो इधर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा. तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2O5 इज इक्वल टू कितना है 2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन. तो इम्प्लाइज दैट डी बाई डी टी ऑफ ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन, ये 2 इधर आ जाएगा 1/2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ N2O5. तो N2O5 आपको कितना दे रखा है 6.25 इंटू 10 to the power minus 3. तो ये आ जाएगा 3.125 इंटू 10 to the power minus 3. तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 आपका निकल के है 1.25 जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, और ऑक्सीजन है 3.125. तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो आएगा वो सही आंसर हो जाएगा. ठीक है, आपको बस रेट एक्सप्रेशन लिखना था और रेट एक्सप्रेशन लिख के उसको इक्वल करना था. ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर. क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, फॉर द फर्स्ट रिएक्शन A gives product, the concentration of A changes from 0.1 mole to 0.025 mole in 40 minutes. The rate of reaction when the concentration of A is 0.01. Okay, तो यहाँ पे पूछा है कि the concentration of A changes from 0. ये चेंज हुआ 0.1 मोलर से 0.025. ठीक है, इन 40 मिनट की. तो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि 0.1 मोलर से कंसेंट्रेशन चेंज हो रहा है 0.025 मोलर तक बन रहा है कितने मिनट में 40 मिनट में. तो 0.1 से 0.025 मतलब ये क्या हो रहा है 1/4 हो रहा है. ठीक है, तो मतलब ये 1/4 हो रहा है. तो 1/4 होने के लिए कितना टाइम लग रहा है 40 मिनट. तो ऑब्वियसली हाफ होने के लिए कितना टाइम लगेगा 20 मिनट. ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो.
मतलब उसको फॉर्मूले से, लेकिन ये थोड़ा लॉजिक लगा, 0.1 से 0.025 हो रहा है मतलब 1/4 हो गया, तो 1/4 होने में कितना टाइम लगता है, 2t हाफ, तो 2t हाफ इज इक्वल टू 40 मिनट, तो इम्प्लाइज दैट t हाफ इज इक्वल टू कितना बन गया आपका 20 मिनट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब क्वेश्चन पूछा था रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना, तो पहले k निकाल देते, k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई t हाफ, तो 0.693 t हाफ आपका 20। अब आपको चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू k इंटू ए का कंसेंट्रेशन टू द पावर 1, क्योंकि आपका फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन दे रखा है, तो यहाँ पर इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू k इक्वल टू 0.693 बाई 20, ए का कंसेंट्रेशन कितना दे रखा है 0.01 मोलर। ठीक, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका मिल जाएगा 3.47 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर पर मिनट। ठीक है, तो ये भी इतना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है हायर ऑर्डर रिएक्शन आर रेयर ड्यू टू, हायर ऑर्डर मतलब जैसे कि ऑर्डर ग्रेटर देन 3, ये रेयर होता है क्योंकि लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज, इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड एक्टिवेशन एनर्जी एज मोर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स रिएक्टेंट, लॉस ऑफ एक्टिव स्पीसीज एंड कोलिजन। देखिए हायर ऑर्डर जो ऑर्डर जो होता है उसमें जितने भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उससे आप ऑर्डर निकालते हो। ठीक है, तो और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें कोलिजन जो होता है मैक्सिमम कोलिजन होता है 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन कर सकते हैं, उससे ज्यादा कोलिजन नहीं होता, क्योंकि मतलब कोलिजन जो होता है वो हेड ऑन कोलिजन होता है या फिर ओब्लिक कोलिजन, सिर्फ हेड ऑन कोलिजन ही आगे जाके रिएक्शन करता है। तो हेड ऑन कोलिजन जो होता है उसमें मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओब्लिक में तो बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन ओब्लिकली कोलिजन आगे जाके रिएक्शन में रिजल्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका सही आंसर, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज, इंक्रीज इन एंट्रोपी एक्टिवेशन एनर्जी ये तो नहीं है, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम ये भी नहीं है, लॉस ऑफ एक्टिव स्पीसीज कोलिजन ये भी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये जेईई 2015 का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है हाफ लाइफ ऑफ रेडियम, half life of radium is 1580 years, its average life will be what? तो यहाँ पर एवरेज लाइफ पूछा है, तो जो एवरेज लाइफ होता है इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, एवरेज लाइफ इज इक्वल होता है 1.44 इंटू टी हाफ, तो 1.44 आपका दे दिया कितना 1580 ईयर हाफ लाइफ पीरियड, सॉरी 1580, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 2275.2, दैट इज इक्वल टू बनेगा 2.275 इंटू 10⁻³ ईयर्स। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इजी क्वेश्चन था, एफएमसी 1919 का क्वेश्चन है ये, तो अच्छा क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन जाएगा सही आंसर जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमें पूछा है टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट स्टार्टिंग विथ 10 मोल पर लीटर, रेट आफ्टर 20 मिनट कितना आ जाएगा। ठीक है, एम्स 2008 का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन पूछा है कि टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, तो इसमें से आपको के निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप के निकाल दो, के इज इक्वल टू आ जाएगा 0.693 बाई टी हाफ, दैट इज इक्वल टू बनेगा 0.693 बाई 10। ठीक है, अब स्टार्टिंग विथ 10 मोल पर लीटर, रेट आफ्टर 10 मिनट, तो रेट जो आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के इंटू ए का कंसेंट्रेशन, के तो कांस्टेंट है लेकिन ए का कंसेंट्रेशन जो आ जाएगा, ए का कंसेंट्रेशन 20 मिनट के बाद उतना थोड़ी होगा, क्योंकि टाइम के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है चेंज होता है, तो ए का कंसेंट्रेशन 20 मिनट के बाद कितना होगा, देखो हाफ लाइफ पीरियड है 10 मिनट, तो ए का कंसेंट्रेशन जब आप लोगे पहले तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा a/2, क्योंकि हाफ लाइफ है 10 मिनट। अब 20 मिनट जब आ जाएगा 20 मिनट में क्या हो जाएगा नेक्स्ट 10 मिनट, तो ये टोटल 20 मिनट में क्या आ जाएगा a/4, तो a का कंसेंट्रेशन आपका इधर कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू a/4, तो इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 20 मिनट के बाद रेट ऑफ रिएक्शन r इक्वल टू कितना आ जाएगा k इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 10,
और ए का कंसेंट्रेशन 20 मिनट के बाद कितना A/4, तो मतलब 10/4 टू द पावर 1, दैट इज इक्वल टू ये बन जाएगा 0.0693 इंटू 2.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 0.0693 इंटू 2.5 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो ये ऑप्शन बी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली क्या करता है आप ए का कंसंट्रेशन 10 डाल देते हो, तो ए का कंसंट्रेशन 10 नहीं डाला, वो नहीं पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियली कितना था, क्वेश्चन में पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 20 मिनट कितना बनेगा, तो 20 मिनट आफ्टर जितना ए का कंसंट्रेशन है उतना ही डालना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है एम्स की, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन K310 by K300 वुड बी मैक्सिमम। तो यहाँ पर दो रेट कांस्टेंट दे रखे हैं जिसके बीच में डिफरेंस है 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 केल्विन का डिफरेंस है। उसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा वैल्यू ज्यादा आएगा। तो रेट कांस्टेंट को लेकर और एक्टिवेशन एनर्जी को लेकर हमारे पास एक फॉर्मूला था, दैट इज इक्वल टू log K2 by K1 इज इक्वल्स टू EA divided by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। ठीक है, अब टेम्परेचर जो है वो तो कांस्टेंट है 300 और 310, तो T1 तो हो जाएगा 300, T2 हो जाएगा 310, तो ये वैल्यू तो हर किसी में कांस्टेंट ही आएगा ऑप्शन में। अब जो भी K2 बाई K1 का वैल्यू ज्यादा आएगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, EA के ऊपर, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा उसका K2 बाई K1 का वैल्यू भी क्या आ जाएगा ज्यादा। तो यहाँ पर A प्लस बी गिव्स सी एक्टिवेशन एनर्जी 50, X प्लस वाई गिव्स Z एक्टिवेशन एनर्जी 40, फिर P प्लस Q एक्टिवेशन एनर्जी 60, E प्लस F गिव्स G दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू 100 किलो जूल। तो जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा उसका K2 बाई K1 भी क्या आ जाएगा ज्यादा, तो ये वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा सही। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है फॉर ए रिएक्शन R इज इक्वल टू KCH3COCH3 टू द पावर 3/2 देन यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, आप कोई भी ऑर्डर ले लो, जीरो ऑर्डर लो, फास्ट ऑर्डर लो, थर्ड ऑर्डर लो, कोई भी ऑर्डर ले लो, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हरदम वही रहता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन तो आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर दे रखा है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यहाँ पर दे रखा है मोल लीटर इनवर्स सेकंड। तो ए और सी ऑप्शन तो हो गए, बाकी तो कट गए। बाकी बाद में क्या दिया आपको, बाद में आपको पूछा कि रेट कांस्टेंट जो है उसका यूनिट बताओ। तो रेट कांस्टेंट जानने के लिए यूनिट क्या होता है, कोई भी रेट कांस्टेंट दे रखा है किसी भी ऑर्डर रिएक्शन का, उसका रेट कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला याद रखना, मोल टू द पावर 1 - n लीटर टू द पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर n जो है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से आप देख के पता लगाओ कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आपका 3/2 है। तो यहाँ पर मोल टू द पावर 1 - 3/2 लीटर टू द पावर 3/2 - 1 और सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका मिल जाएगा मोल टू द पावर -1/2 लीटर टू द पावर 1/2 सेकेंड इनवर्स। तो ये आ गया के का यूनिट, मोल टू द पावर -1/2 लीटर टू द पावर 1/2 सेकेंड इनवर्स, और ये आ गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है व्हेन टू रिएक्टेंट्स A and B आर मिक्स टू गिव प्रोडक्ट C and D द रिएक्शन कोएफिशिएंट Q आर द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द रिएक्शन। तो Q जो होता है वो क्या होता है, इनिशियल स्टेज में क्या होगा। पहला ऑप्शन है जीरो। देखिए इनिशियल कोएफिशिएंट जीरो नहीं होता, तो Q का आता है रिएक्शन जब होगा, रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएगा। Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, धीरे धीरे क्या होगा, प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ेगा। तो जब प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियसली Q का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा इंक्रीजेस विथ टाइम। तो जब टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ता चलेगा और इसका Q का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास आया कि T1/4 can be taken as time taken for the concentration of a reactant to drop to 3/4 of its initial value. If the rate constant for a first order reaction is K, the T1/4 कैन बी रिटन एज। तो T1/4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पूछा है कि T जो है T1/4 कैन बी टेकन एज अ टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट टू ड्रॉप टू 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू से हम कितना तक चलेंगे, 3/4 तक चलेंगे। ठीक है,
तो फॉर्मूला डालते हैं, T इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/k इंटू 2.303 लॉग C0/Ct। ये है आपका फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू 1/k इंटू 2.303 लॉग C0 पकड़ लो 1, तो Ct क्या हो जाएगा, ड्रॉप 2 3/4, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4। तो ये आ जाएगा 1/k इंटू 2.303 लॉग 4/3, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू 2.303/k इंटू लॉग 4 माइनस लॉग 3, ठीक है। तो लॉग 4 जो होता है 2.303/k, लॉग 4 का वैल्यू होता है 0.6 माइनस लॉग 3 का वैल्यू होता है 0.48, ठीक है। तो लॉग का वैल्यू आपको याद रखना है, और लॉग का वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो अगर लॉग का वैल्यू सॉल्व करना नहीं आता आप जाके देख लीजिए वीडियो, चैनल में है वो वीडियो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.303/k इंटू 0.12, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इक्वल टू 0.29 डिवाइडेड बाई k। तो क्वेश्चन आपको पूछा था कि द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज k, द T1/4 कैन बी रिटन एज, तो T1/4 का अगर आप फॉर्मूला निकालोगे सोल्यूशन करके ये निकलेगा, दैट इज 0.29 डिवाइडेड बाई k। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 हमें दे रखा है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स कैन नेवर बी। अगर उसमें दो डिफरेंट रिएक्टेंट है, जैसे कि पकड़ लो दे दिया A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, अब इसमें दो मॉलिक्यूल आ गए तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन तो होगा। फास्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फास्ट ऑर्डर मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर A टू द पावर 1 हो गया, B टू द पावर 0 हो गया, तो ये फर्स्ट ऑर्डर भी पॉसिबल है, तो ये भी हो सकता है। सेकंड ऑर्डर, ये 1 टू द पावर ये भी 1, तो ये सेकंड ऑर्डर हो सकता है। लेकिन ये यूनिमॉलिक्यूलर कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर तो कभी नहीं होगा, बाई मॉलिक्यूलर ही होगा। तो क्वेश्चन पूछा है द रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट रिएक्टेंट कैन नेवर बी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, कभी भी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन नहीं होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, जीरो ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन यूनिमॉलिक्यूलर नहीं होगा क्योंकि दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि द क्वेश्चन नंबर 43, द टाइम कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अप्रोक्सीमेटली कितना। 90% कंप्लीशन करने के लिए जो टाइम लगेगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वही पुराना वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि T 90% के लिए हम निकालेंगे T इक्वल्स टू 1/k इंटू 2.303 लॉग A माइनस x, ठीक है। अब 90% कंप्लीट हुआ मतलब 1/k इंटू 2.303 लॉग 100 माइनस 90% कंप्लीशन हुआ है, तो इम्प्लाइज दैट 1/k इंटू 2.303 लॉग 100/10, तो 1/k इंटू 2.303 ये बन जाएगा आपका लॉग 10। तो लॉग 10 का वैल्यू 1 आ गया, 2.303/k। वो पूछा है द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अप्रोक्सीमेटली 1.1 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, 2.2 टाइम्स ऑफ दैट हाफ लाइफ, 3.3 टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ, 4. तो हाफ लाइफ के बराबर मतलब के रेशियो में पूछा है, ठीक है। तो हाफ लाइफ जो होता है टी हाफ, दैट इज इक्वल टू 0.693/k। अब इसको निकालने के लिए निकाल लेते हैं T 90% बाई टी हाफ, दैट इज इक्वल टू T 90% आ जाएगा 2.303/k। टी हाफ क्या है, ये डिवाइड होगा तो 0.693/k को इस तरह का सा आपको लिखना पड़ेगा। तो T 90% जो आ जाएगा ये के कैंसल, इसको काटोगे तो ये बनेगा आपका 3.3, ये टी हाफ। तो हाफ लाइफ पीरियड का कितना टाइम्स आ जाएगा, 3.3 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इस क्वेश्चन में हमने पूछा था कि 90% कंप्लीशन जो आएगा टाइम पीरियड, वो हाफ लाइफ पीरियड के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स ग्रेटर आएगा, तो 3.3 टाइम्स ग्रेटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 दे रखा है, कंसिडर द रिएक्शन 2A plus B gives product, 2A plus B gives product when concentration B alone was doubled, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी क्वेश्चन आ चुका है AIEEE 2007 में, तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को करना चाहिए फिर से।
2a plus b gives product. ओके तो यहाँ पर दे रखा है कि व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ b alone is doubled, तो b का कंसेंट्रेशन आप डबल करोगे द हाफ लाइफ डिड नॉट चेंज, हाफ लाइफ पीरियड चेंज नहीं हुआ. व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ a alone is doubled, the rate increased by 2 times. the unit of rate constant for the reaction कितना. ओके तो यहाँ पर when concentration of A alone is doubled, the rate increased by 2 times. A का concentration आप जब आप डबल करोगे, A का concentration जब आप डबल करोगे तो ये क्या होगा, एक जब A का concentration डबल करोगे तो रेट इंक्रीज हो रहा है 2 टाइम्स. A का concentration आप डबल करोगे तो रेट क्या होता है 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है. तो इसका मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 1. जब इसको डबल करोगे तो रेट 2 टू द पावर 1 मतलब 2 टाइम्स ही बढ़ेगा. अब बी का कंसेंट्रेशन जब बढ़ाओगे हाफ लाइफ टाइम चेंज नहीं होगा. तो बी का कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे हाफ लाइफ टाइम अगर चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब हाफ लाइफ टाइम किस में चेंज नहीं हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर में चेंज नहीं होता. तो बी टू दी पावर भी कितना आता है, आ जाएगा 1. तो टोटल जो ऑर्डर आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू दी पावर 1 आ गया तो बी टू दी पावर 1 आ गया. तो टोटल ऑर्डर जो आ जाएगा तो ऑर्डर इक्वल टू आ जाएगा 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2. तो आपको पूछा है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है दैट इज इक्वल टू के मोल टू द पावर 1 - n लीटर टू द पावर n - 1 सेकेंड इनवर्स. तो मोल 1 - 2 लीटर 2 - 1 सेकेंड इनवर्स. तो मोल -1 लीटर 1 सेकेंड इनवर्स. तो लीटर टू द पावर 1 मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स. तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 44, ट्रिपल ई 2007 का क्वेश्चन था ये. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45. क्वेश्चन नंबर 45 दे रखा है फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर ए रिएक्शन 2a + b गिव्स d + e. तो ये हमारा रिएक्शन है, इसके लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रखा है कि a + b गिव्स c + d एंड a + c गिव्स e. ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है. द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन कितना. देखिए तो ये जो रिएक्शन है ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है. मल्टी स्टेप रिएक्शन में हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किस में होता है, जो स्लो स्टेप होता है, जो मल्टी स्टेप रिएक्शन है उसमें जितने भी स्टेप होंगे उसमें से स्लो स्टेप जो होता है वो होता है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो इस स्टेप से हम लिखेंगे, तो इस स्टेप से देखेंगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, ए का कंसेंट्रेशन और इंटू बी का कंसेंट्रेशन. तो आर इक्वल टू के इंटू ए का कंसेंट्रेशन इंटू बी का कंसेंट्रेशन. ठीक है, तो ए और बी दो है, दोनों रिएक्टेंट ही है, तो इसमें ज़्यादा और माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 46. 46 में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट इज इन अकॉर्डेंस विद द आरएनएस इक्वेशन. तो इसमें से कौन सा ग्राफ है जो आरएनएस इक्वेशन को फॉलो करता है. तो आरएनएस इक्वेशन जो है वो क्या है पहले देख लेते हैं. तो आरएनएस इक्वेशन है k इज इक्वल्स टू a e टू द पावर -a/rt. इसको आप जब ln ले लोगे तो ये आ जाएगा ln के इक्वल टू ln a -ea/rt. इसको जब आप log में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा log k इज इक्वल्स टू log a -ea डिवाइडेड बाई 2.303 rt. ठीक है, तो ये होता है रिलेशनशिप. तो log क्या आ जाएगा आपका y, log a बन जाएगा c माइनस m और ये आ जाएगा x. तो y हो गया आपका log k, ये बन गया c और 1/t जो है जाएगा, ये 1/t जो आएगा दैट इज इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा x, ये बन जाएगा आपका स्लोप. तो y इज इक्वल टू c - mx. तो ग्राफ जो बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा mx. तो यहाँ पर स्लोप जो है वो नेगेटिव है. स्लोप अगर नेगेटिव है तो आपका क्लॉकवाइज स्लोप आएगा, क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो यहाँ पर ये तो आ जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये नहीं होगा, ये होगा ये होगा ये होगा. लेकिन इसमें लॉग के और टी के बीच में ग्राफ दिया, ये नहीं है के और 1/t. तो यहाँ पर लॉग के और 1/t के बीच में ग्राफ दिया, ये सही है. और स्लोप जो है ये देखिए आपका दे दिया आपका किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में होता है पॉजिटिव. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सही ग्राफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया कर रखा है द रिएक्शन 2a + b गिव्स प्रोडक्ट फॉलोज द मैकेनिज्म 2a गिव्स a2. ये रिवर्सिबल है और फर्स्ट स्टेप है. a2 + b गिव्स प्रोडक्ट p. तो यहाँ पर a2 + b जो है
वो प्रोडक्ट पी बना रहा है और ये स्लो स्टेप है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार और कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो स्लो स्टेप जो होता है वही होता है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो वहीं से हम पकड़ लेंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा A2 का कंसेंट्रेशन इंटू बी का कंसेंट्रेशन। लेकिन A2 तो हमारा क्या है, इंटरमीडिएट है, उसको हम यूज नहीं करेंगे। तो हम A2 को कंसेंट्रेशन हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप दे रखा है उसका यूज करेंगे। पकड़ लो, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा K। तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो R इज इक्वल टू आ जाएगा K इंटू A2 का कंसेंट्रेशन इंटू B। तो यहाँ पर पकड़ लो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। तो K1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा A2 का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई A का कंसेंट्रेशन स्क्वायर, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है दैट इज प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। तो यहाँ से आपको A2 का कंसेंट्रेशन मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू K1 इंटू A का कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, अब implies दैट R इज इक्वल टू K। A2 की जगह आप डाल सकते हो, A2 की जगह आप क्या डाल सकते हो, A2 की जगह डाल सकते हो K1 इंटू A का स्क्वायर इंटू B। तो K इंटू K1 पकड़ लो एक बड़ा K इंटू A का स्क्वायर इंटू आ जाएगा B। तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, A का टू द पावर 2 B टू द पावर 1। तो ये आ जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये ऑर्डर बन जाएगा आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे, फिर से एक बार ट्राई करेंगे। बार बार ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक बार एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 दे रखा है, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन which can be followed by noting the charge change in the rotation of the plane of polarization of light in the polarimeter. If R infinite, RT and R naught are the rotation at t equal to infinite, t is equal to t and t is equal to 0, then first order reaction can be written as। देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है k is equals to 1 by t into 2.303 log R infinite minus RT R infinite माइनस R नॉट डिवाइडेड बाई R infinite माइनस RT। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को देखिए, वैल्यू डालिए हो जाएगा। तो यहाँ पर ln दे रखा है तो 2.3 लॉग हो जाएगा ln। तो इसको ऐसे याद रखना k इक्वल टू 1 बाई टी इंटू ln 2.3 लॉग होता है ln दैट इज इक्वल टू ln इंटू R infinite माइनस RT R infinite माइनस R नॉट डिवाइडेड बाई R infinite माइनस RT माइनस R नॉट डिवाइडेड बाई R infinite माइनस RT। अब ये हमारा एक्चुअल में फॉर्मूला है, लेकिन इस तरीके की कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दे रखा है। तो अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, R नॉट माइनस R infinite हो जाता है, K इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई टी इंटू ln R नॉट माइनस R infinite डिवाइडेड बाई RT माइनस R infinite। ये उल्टा कर दूंगा तो माइनस, ये उल्टा कर दूंगा तो माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको उल्टा लिख लिया, इसको भी उल्टा लिख लिया, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो आपको ये मिलेगा। तो ये वैल्यू जो है ये किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 से मैच कर रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 दे रखा है, ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स द 0.01 माइक्रो एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आफ्टर 24 आवर। हाफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 6 आवर। half life of radioactive substance 6 hour, then injection of a maximum activity of radioactive substance that can be injected। ठीक है, तो उसमें पूछा है कि 24 आवर के बाद आपको कितना रेडियो एक्टिविटी चाहिए, 0.01। हाफ लाइफ पीरियड आपका है 6 आवर, तो आपको 24 आवर के लिए चाहिए। 24 आवर मतलब कितना हाफ लाइफ आप कवर करके आओगे 0.01 पर, तो मतलब आपका 4 हाफ लाइफ। तो 4 हाफ लाइफ मतलब आपको कितना देना पड़ेगा सब्सटेंस। तो आपको फॉर्मूला मैंने पहले पार्ट 1 में बताया था, n नॉट बाई n इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो इम्प्लाइज दैट n नॉट बन जाएगा n इंटू 2 टू द पावर n। तो आपको पूछा है कि 24 आवर के बाद n कितना है, 0.01। 2 टू द पावर कितना हाफ लाइफ आपको कवर करना है, 4 हाफ लाइफ।
तो ये बन जाएगा 0.09 इंटू 2 टू द पावर 4 दैट इज 16, तो 0.16, तो इतना दोगे तो हो जाएगा। AIPMT 2001 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 लाइन में सॉल्व हो रहा है, तो ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज हाफ लाइफ पीरियड 12.3 years. If the initial amount of tritium is 32 milligram, how many milligram of it would remain after 49.2 years? 49.2 ईयर के बाद आपके पास कितना बचेगा? ठीक है, 49.2 ईयर मतलब कितना हाफ लाइफ देख लो। तो यहाँ पर पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाएगा कितना, 49.2 डिवाइडेड बाई 12.3 दैट इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4, तो पूछा है कितना बचेगा, तो N0 बाई एन इज इक्वल टू होता है 2 टू द पावर n, तो इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू आ जाएगा N0 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n। N0 आपको कितना दे रखा है, 32 मिलीग्राम डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 16, तो 2 मिलीग्राम। तो क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी मिलीग्राम्स ऑफ इट वुड रिमेन आफ्टर 49.2 ईयर्स, तो 49.2 ईयर के बाद जितना बचेगा दैट इज n है, तो कितना बचेगा 2 मिलीग्राम है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये 50 नंबर तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अगले फिर और 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे आपको। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको एक जगह समेट के आपके पास मतलब वीडियो बना के दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोकना। ठीक है, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो, और हाँ चैनल का सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़ा दिया करो यार। ठीक है, तो चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो थोड़ा सा कुछ और मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।